अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद अमाद गिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा पैराफ्रेजिंग में और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में। जो क्वेश्चन पेपर आता है आपके पास फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का, उसमें पहला क्वेश्चन होता है कि आपने जो लाइंस आपको दी होती हैं उनकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने करना होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है, कुछ लाइंस आपको दी होंगी, उसमें आपने पैराफ्रेजिंग करनी होती है। तो पैराफ्रेजिंग और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। पैराफ्रेजिंग की पहले बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेपर में ये लाइंस दी गई हैं जो आपको सामने नजर आ रही हैं। ये लाइंस अगर आपको पेपर में दी गई हैं और आपसे कहा गया है कि राइट द पैराफ्रेजिंग ऑफ द गिवन लाइंस, तो पैराफ्रेजिंग में आपने क्या करना होता है कि जो लाइंस आपके सामने हैं उन्हीं लाइंस को आपने अपने वर्ड्स में नीचे लिखना होता है। इसके अलावा आप इसमें कोई बात ऐड नहीं कर सकते, कोई बात आप इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जो आपको दिया गया है उसको सिर्फ आपने अपने वर्ड्स में लिखना होता है। इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। अब ये मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, इसलिए इसमें प्रेजेंटेशन का मैंने बहुत ख्याल रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लाइंस दी गई हैं, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है पोइट की, फिर आप हेडिंग दें पोम की, के जो पेपर चेकर है उसको पता हो कि आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कौन सी लाइंस हैं, कहाँ किस पोम की लाइंस हैं, किस पोएट ने लिखी हुई हैं। उसके बाद लिटरेरी डिवाइसेस इसमें जो जो आपको नजर आती हैं वो लिखनी है। एसेंस, इंजॉयमेंट, सिंबोलिज्म, ये सारी इसमें लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हैं। अगर आप ये नहीं भी लिखते, ये लिटरेरी डिवाइस पोम, अगर आपको नाम याद नहीं है, पोएट का नाम याद नहीं है, लिटरेरी डिवाइस आपको याद नहीं है, अगर नहीं भी लिखते तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये चीजें अगर आप लिखते हैं तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो ग्रैब करते हैं आपके लिए। उसके बाद पैराफ्रेजिंग आपने यहां से शुरू करनी है। हेडिंग आपने दे देनी है पैराफ्रेज की या पैराफ्रेजिंग की। और ये जो ऊपर लाइंस आपको नजर आ रही हैं, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, cause you find it's kind of hard, don't you fall now, for I am still going honey, I am still climbing and life for me ain't been no crystal stair। अब ये जो लाइन है, इसको जो लाइंस हैं इसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखा। Therefore my son do not give up, हिम्मत न हारना, do not stop on my way because on the way because you may find it hard to continue, do not collapse, गिरना, because I have still been going firmly my love, I have still been going up and my life has never been a smooth and easy going। वही लाइंस को मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया। ये जो ब्रैकेट में मैंने उर्दू लिखी हुई है ये मैंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए लिखी थी नोट्स में, आपको पैराफ्रेजिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। इतना आपने करना है, ये आपका पैराफ्रेजिंग हो गया। इसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लाइंस दी गई हैं, मिसाल के तौर पे आपको ये लाइंस दी गई हैं। ये जो साइड पे आपको ये ए बी बी ए नजर आ रही है, राइमिंग स्कीम है, ये भी मेरे अपने नोट्स में होती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखी हुई है। पेपर में ये नहीं होगा, पेपर में सिर्फ आपको ये लाइंस नजर आ रही होंगी और कहा जाएगा आपको कि इसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करें। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब है कि सबसे पहले आपने इन लाइंस का रेफरेंस देना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, मतलब कौन सी पोम से ली गई हैं, किस पोएट ने लिखी हैं। इसको कहते हैं रेफरेंस। अब आपको बता दूं, यहाँ से आपने शुरू करना है। पहले आपने हेडिंग दे देनी है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की, और यहाँ पे आपने लिखना है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये फॉर एग्जांपल ये लाइंस हैं, ठीक है। ये लाइंस लिख ली आपने। लाइंस लिखने के बाद आपने ये रेफरेंस देना है। हेडिंग दे दी रेफरेंस की। अब देखें ये जो लाइंस हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये सेम लाइंस। तो यहाँ पे ये जो सॉर्डेड बून लिखा हुआ है 4 नंबर पे, सॉर्डेड बून, पेपर में फॉर एग्जांपल आपको ये 4 लाइंस देती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा स्टेंजा दे दें, ऊपर मैंने पूरा स्टेंजा लिखा हुआ है, पेपर में हो सकता है 4 लाइंस दे दें आपको, 4 लाइंस आपको दी हो। तो सबसे पहले आपने लाइंस लिखने के बाद हेडिंग देनी है रेफरेंस की, जो वो मांग रहा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है। रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस में आपने क्या लिखना है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, अब यहाँ पे उस पोम का नाम लिखना है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और उसको लिखा किसने है, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। ये भी लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इसको छोड़ दें। रेफरेंस हो गया। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट की हेडिंग देनी है। कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बताना है कि उस पोम में ओवरऑल क्या बात हो रही है। जो पोम है द वर्ल्ड इज टू मच, उसमें ओवरऑल क्या बात हो रही है, पूरा उसका उसका असल उसकी थीम क्या है, कॉन्टेक्स्ट में आपने ये लिखना है। इन दिस सोनेट, ये असल में एक सोनेट है, 14 लाइंस की पोम है, उसको सोनेट कहते हैं। इन दिस सोनेट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइजेस, वो तनकीद कर रहा है द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर बीइंग absorbed in worldly things, दुनियावी चीजें, एंड डिस्टेंसिंग फासला itself from nature। इस पूरी पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ तनकीद कर रहा है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, जब सनती इनकलाब आया था, तो जो लोग हैं वो दुनियावी चीजों में इतने ज्यादा मगन हो गए थे, और कुदरत जो है, या जो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं, जो नेचर है, उनसे हमारा फासला बहुत ज्यादा हो गया था। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। ये आपने कॉन्टेक्स्ट पूरी पोम का ओवरऑल लिखना है। ये लिखने के बाद थर्ड आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है। अब एक्सप्लेन आपने क्या करना है, एक्सप्लेन आपने ये 4 लाइंस करनी है जो आपको पेपर में दी गई हैं। ये 4 लाइंस जो पेपर में आपको दी गई हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, सिर्फ इन लाइंस की। पूरी पोम की समरी या पूरी पोम की आपने थीम नहीं लिखनी, वो आपने कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया थीम। एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे इन दीज लाइन्स, ये कौन सी लाइन्स हैं जो आपको पेपर में दी गई हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट वी आर टू मच इनग्रॉस्ड, इनग्रॉस्ड का मतलब मगन होना, इन वर्ल्डली थिंग्स। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीपल वेंट इनटू द वर्ल्ड थिंग्स टू मच, they were very far from nature, hardly they could observe या notice the nature we earn and spend, and in this way we waste our strength. We observe nature very little, which is very own. We have drawn our attention to useless things, means the material objects, and keep on ignoring the real beauty. The poet has used some literary devices. अच्छा, यहाँ तक ये beauty तक, real beauty तक तो मैंने वो 4 lines की explanation लिख ली। अब आखिर में आपने क्या लिखना है, आखिर में आपने जरा गौर से देखना होगा कि इन 4 lines में जो पेपर में आपको दी गई हैं, इन 4 lines में कौन सी literary devices यूज हुई हैं, कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है। लिटरेरी डिवाइस क्या होती है, जैसे जिसे हम सिमिली कहते हैं, मेटाफर, ये जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेज हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें अगर लिटरेरी डिवाइस का आपको नहीं पता। तो आखिरी लाइन में हमने ये लिखना होता है कि कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज है। द पोएट हैज यूज सम लिटरेरी डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन और कॉन्सिनेंस। ये जो 3 लिटरेरी डिवाइसेज हैं, ये उन 4 लाइंस में यूज हुई हैं जो कि आपको पेपर में दी गई हैं। तो ये डिफरेंस होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में और पैराफ्रेजिंग में। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। और ये जो आपको सामने नोट्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह की अगर आप प्रेजेंटेशन पेपर में करते हैं तो सच प्रेजेंटेशन विल ग्रैब more marks for you. This was all about the difference between paraphrasing and reference to the context. I hope you have got it. Thank you very much.